हेलो स्टूडेंट्स, हम 1919 के भारत शासन अधिनियम या द्वैध शासन पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें भारत शासन अधिनियम के प्रमुख लक्षण कौन से थे, क्या विशेषताएं थी, क्या चेंजेस आए थे भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारतीय शासन में, उन पर हम डिस्कस कर रहे थे। जिसमें हमने प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना, प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को संयुक्त करना, प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन, केंद्र में अनुत्तरदायी शासन जैसे अनेक टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या क्या परिवर्तन हुए या और इसकी क्या विशेषताएं हैं, जिसमें एक और महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी कि 1919 के अधिनियम के तहत भारत शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी हो गई थी या कमी की गई थी। मांटफोर्ड रिपोर्ट में प्रांतीय तथा केंद्रीय शासन के परिवर्तनों को दृष्टि में रखते हुए भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में शिथिलता का जो सुझाव दिया था, उसे इस अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया। गृह सरकार के नियंत्रण में कमी करने के लिए भारत मंत्री के अधिकारों में किसी प्रकार का औपचारिक परिवर्तन नहीं किया गया, परंतु यह आशा व्यक्त की गई कि समय के साथ साथ यह नियंत्रण कम हो जाएगा। इस संबंध में यह परंपरा विकसित करने का प्रयत्न किया गया कि यदि किसी विषय के संबंध में गवर्नर जनरल तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका परस्पर सहमत हों तो गृह सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, तथा यह आशा व्यक्त की गई कि प्रांतीय शासन के हस्तांतरित क्षेत्र में गृह सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अर्थात ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि एक तो क्या है कि हस्तांतरित विषयों में गृह सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, और दूसरी बात यह है कि गवर्नर जनरल तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका पर अगर किसी टॉपिक पर सहमत हों तो भी गृह सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इस प्रकार से 1919 के अधिनियम के तहत गृह सरकार के नियंत्रण में कमी देखी जाती है। दूसरा नेक्स्ट इसका पॉइंट है भारत परिषद में परिवर्तन। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत परिषद को समाप्त करने की भारतीय मांग तो स्वीकार नहीं की गई, लेकिन भारत परिषद के गठन में परिवर्तन जरूर किए गए थे, जिसमें कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की गई थी। इन सदस्यों में कम से कम आधे ऐसे सदस्य होने जरूरी थे जो नियुक्ति की तिथि के समय से पूर्व भारत में कम से कम 10 वर्ष रह चुके हों और इस देश को अपनी नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष से अधिक पूर्व न छोड़ा हो। इस परिषद का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया, लेकिन प्रत्येक सदस्य की आय बढ़ाकर 1000 पाउंड से 1200 पाउंड कर दी गई और भारतीय सदस्य के लिए 600 पाउंड के अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था भी की गई थी। भारतीय परिषद के कार्य संचालन के नियमों में भी परिवर्तन किए गए। तो एक तो क्या हुआ कि भारत शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी की गई और वहीं दूसरी तरफ भारत परिषद में परिवर्तन किए गए थे। इसके अलावा केंद्रीयकरण से विकेंद्रीकरण की शुरुआत भी इस अधिनियम से होती है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीकरण की उस नीति को समाप्त कर दिया गया जो लॉर्ड कर्जन के समय में अपने चरम पर थी। प्रशासन और राजस्व के कुछ विषयों को विकेंद्रीकरण कर दिया गया, अर्थात उन्हें केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से हटाकर प्रांतीय सरकारों में दे दिया गया था। प्रांतों को प्रथम बार ऋण लेने तथा कर लगाने का अधिकार भी प्रदान किया गया। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करके भी विकेंद्रीकरण और प्रांतीय स्वायत्तता की नीति को ही पूरा किया गया। देखिए, जिसको आज हम पढ़ते हैं ना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की जब हम बात करते हैं, संघात्मक शासन की जब हम बात करते हैं या सत्ता के विकेंद्रीकरण की जब हम बात करते हैं, तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 1919 के अधिनियम से मानी जाती है, जब प्रथम बार प्रांतों को भी अधिकार दिए जाते हैं, ऋण लेने के अधिकार दिए जाते हैं, कर लगाने के अधिकार दिए जाते हैं। इससे पहले ये समस्त अधिकार केवल केंद्र के पास थे। तो विकेंद्रीकरण का जो प्रारंभ है, विकेंद्रीकरण के जो श्री गणेश है या शुरुआत है, वो 1919 के अधिनियम की विशेषता है।
इसके अलावा शक्ति विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति विभाजन की बात आज हम करते हैं उसका प्रारंभ भी 1919 के अधिनियम से ही होता है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति विभाजन भी किया गया था। वे विषय जो लगभग संपूर्ण भारत या अंतर प्रांतीय हितों से संबंधित थे केंद्र के अधीन रखे गए तथा जो विषय प्रांतीय हितों से विशेष संबंध रखते थे वो प्रांतों के अंतर्गत रखे गए अर्थात प्रांतों को दे दिए गए। केंद्र के अधिकार क्षेत्र में जैसे वैदेशिक मामले, सेना, रेल, डाक व्यापार, आयकर, मुद्राटंकन, व्यापार, जहाजरानी, चुंगी, दीवानी और फौजदारी कानून, इस तरह के जो विषय थे मतलब ये जो विषय थे वो केंद्र सरकार के पास रह गए थे। और प्रांतीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक कार्य, शिक्षा, जन स्वास्थ्य तथा चिकित्सा, सिंचाई, अकाल पीड़ित सहायता, राजस्व, कृषि, जंगल, जेल, पुलिस, इस तरह के जो विषय थे वो प्रांतों को दे दिए गए। तो इस प्रकार प्रांतीय विषयों पर प्रशासन एवं व्यवस्थापन प्रांतों को सौंपा गया था, जिसको आज हम संघीय व्यवस्था में पढ़ते हैं ना, केंद्र सूची के विषय और राज्य सूची के विषय। तो ये जो अधिनियम था 1919 का, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि संघ सूची और राज्य सूची का विभाजन यहाँ हो जाता है या यहाँ से शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा एक और विशेषता इस अधिनियम की है, वह है निर्वाचन और मताधिकार से संबंधित। इस अधिनियम ने प्रत्यक्ष निर्वाचनों का सूत्रपात किया और मताधिकार को बढ़ा दिया। नवीन निर्वाचन नियमों के अनुसार भारत की लगभग 10% जनता को मताधिकार में प्रदान किया गया था। यद्यपि मांटफोर्ड रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचनों की निंदा की गई थी, लेकिन अधिनियम में न केवल मुसलमानों के लिए इस पद्धति को बनाए रखा गया, वरन इस पद्धति को पंजाब में सिखों के लिए तथा 3 प्रांतों को छोड़कर शेष राज्यों में यूरोपियनों के लिए, 2 प्रांतों में आंग्ल भारतीयों के लिए और 1 प्रांत में भारतीय ईसाइयों के लिए लागू किया गया था। इसके साथ ही एक और विशेषता है कि नरेश मंडल की स्थापना, वो है नरेश मंडल की स्थापना। देखिए, मांटफोर्ड रिपोर्ट में देशी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक नरेश मंडल के निर्माण का सुझाव दिया गया था। अतः 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में नरेश मंडल की स्थापना की गई। इस मंडल की कुल सदस्य संख्या 121 थी, जिसमें 109 तो अधिक महत्वपूर्ण देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 12 सदस्य कम महत्वपूर्ण रियासतों के प्रतिनिधि थे। इस मंडल का प्रधान वायसराय था और मंडल वास्तव में एक परामर्शी सभा के समान था। तो नरेश मंडल की स्थापना भी इस अधिनियम का एक लक्षण है। इसके अलावा कुछ संक्रमणकालीन उपाय थे। 1919 का अधिनियम स्पष्टतः एक प्रयोग व संक्रमणकालीन उपाय था। यह केवल एक अल्पकालीन उपाय था तथा इसके अनुसार, जैसा कि लॉर्ड मेंस्टन ने कहा है, स्वेच्छाचारी शासन तथा लोकतंत्र उस समय तक साथ साथ हाथ मिलाकर चलने को बाध्य थे जब तक लोकतंत्र स्वयं चलना ना सीख ले और अकेला चलने के विश्वास योग्य ना हो जाए। अर्थात देखिए, इसमें क्या होता है, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल है वो भी कम नहीं हुआ और भारतीय प्रशासन में विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है ना, और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की, आंशिक रूप से ही सही लेकिन उत्तरदायी शासन की शुरुआत भी हो जाती है। तो एक तरह से स्वेच्छाचारी शासन और लोकतंत्र दोनों के गुण जो हैं वो एक ही शासन में दिखाई देने लगते हैं, लेकिन फिर भी सही कहा है मेंस्टन ने कि स्वेच्छाचारी शासन और लोकतंत्र उस समय तक साथ साथ हाथ मिलाकर चलने को बाध्य थे, क्योंकि जो कंट्रोल था शासन का, डिसीजन पावर जो थी, नीति निर्माण के जो पावर थी, वो सब अंग्रेज़ों के पास थी। भारतीयों को अधिकार तो दिए थे लेकिन पूर्ण रूप से कोई अधिकार नहीं थे। तो लोकतंत्र और स्वेच्छाचारी तंत्र साथ साथ चलने को बाध्य थे। इसी प्रकार ब्रिटिश संसद में भाषण देते हुए स्वयं मिस्टर मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि यह तो अंतरकालीन उपाय है। भारत पर ब्रिटिश संसद द्वारा शासन और भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा
शासन के बीच में यह एक प्रकार का पुल है। तो इस प्रकार भारत शासन अधिनियम 1919 अपने आप में भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं, संविधान निर्माण की जब बात करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण इसका योगदान है, जिसको कि कहते हैं कि लोकतंत्र की दिशा में, प्रतिनिधि सरकार की दिशा में, उत्तरदायी सरकार की दिशा में या सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में ये जो अधिनियम था, ये महत्वपूर्ण एक कहते हैं कि आधार साबित हुआ, है ना। तो 1919 के अधिनियम में अनेक परिवर्तन हुए भारत शासन में, भारत के शासन में, जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये छोटे छोटे भी सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं और एक बड़ा सवाल भी इस पर आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी से संबंधित। नमस्कार।